नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस शानदार सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस के स्तंभों की हमने बात की, ई गवर्नेंस के घटक की हमने चर्चा करी। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी ई गवर्नेंस की विकास यात्रा की, ई गवर्नेंस के इतिहास की, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो। इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है ई गवर्नेंस सर्विसेज की। ठीक 3 भागों में बांटकर हमें इन्हें पढ़ना है, कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस। उम्मीद है इनकी मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होंगे। कैशलेस मतलब नकद रहित, पेपरलेस मतलब कागज रहित, फेसलेस मतलब आपको चेहरा भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर इन 3 शब्दों का यह अर्थ निकलकर सामने आता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी कैशलेस की, अर्थात कैशलेस ई गवर्नेंस सर्विसेज की, जिसके अंतर्गत आते हैं पेमेंट गेटवे। यहाँ पर दोस्तों, यदि आप इनके माध्यम से पेमेंट करते हैं तो आपको डिजिटल फॉर्म में मुद्रा का हस्तांतरण हो जाता है। आपको भौतिक फॉर्म में मुद्रा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति से संस्थान या जहां पर भी व्यक्ति विशेष या कोई संस्थान विशेष हस्तांतरित करना चाहता है मुद्रा को, वह डिजिटली हस्तांतरित कर देता है कैशलेस सिस्टम में। इसके अंतर्गत दोस्तों पेमेंट गेटवे, ई वॉलेट्स, ई केवाईसी। दोस्तों, केवाईसी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप बताएं हमें। फिर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है यूपीआई का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उम्मीद है कैशलेस आपको समझ में आया होगा, क्या कहने का उद्देश्य है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। फिर बारी आती है पेपरलेस की। पेपरलेस का मतलब जो काम पहले पेपर या कागज के सहारे होते थे, उन्हें बिना कागज के करना, उसे पेपरलेस कहते हैं। जैसे डिजी लॉकर, यहाँ पर आप अपने दस्तावेजों को डिजिटली स्टोर कर पाएंगे। पहले क्या होता था, यदि हम बात करें जब चीज़ें पेपरलेस नहीं हुआ करती थी, तब आप अपने दस्तावेजों को कैसे रखते थे, फाइल में रखते थे, थैले या बैग में रख कर जाते थे, वो पेपर फॉर्मेट में होते थे। लेकिन डिजिटल लॉकर जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, उसमें क्या होगा, आप दस्तावेजों को स्कैन कर लेंगे, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, उनको डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित कर लेंगे और डिजिटल लॉकर में उनको सेव कर लेंगे। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी आप उनको इस डिजिटल लॉकर से निकाल के उनका उपयोग कर लेंगे। ठीक इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेपरलेस को समझाने का प्रयत्न किया गया है। पहले आपको दस्तावेज अपने साथ में रखने होते थे फिजिकल फॉर्म में, पेपर आप साथ लेकर जाते थे, मार्कशीट लेके जानी है तो मार्कशीट आप हाथ में लेकर जाते थे। अब ऐसा नहीं है, एक बार आपने स्कैन करके डिजिटल लॉकर में उनको सेव कर लिया तो आप दुनिया में कहीं पर भी हो, फिर आप वहां से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं पेपरलेस। इसी प्रकार से दोस्तों सारी चीज़ें चलनी है, डिजिटल लॉकर के माध्यम से हमने समझा। इसी प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर, ई फॉर्म्स, ई फिलिंग्स, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल रिकॉर्ड्स। समझ रहे हैं दोस्तों, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर पेपरलेस से क्या कहने का तात्पर्य है, आप खुद सोचें। ई फॉर्म, आजकल जो फॉर्म भरे जाते हैं एग्ज़ाम के, आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली भरते हैं, लेकिन काफ़ी समय पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब भी किसी विद्यार्थी को कोई फॉर्म फिल करने होते थे तो वो फॉर्म पेपर फॉर्मेट में होते थे, फिर डाक विभाग से उनको भेजा जाता था संबंधित विभाग के पास जहाँ से फॉर्म को निकाला गया है। तो वह प्रक्रिया होती थी।
अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर ई फॉर्म की बात की जा रही है। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है फेसलेस, जिसके अंतर्गत आधार लिंकेज, ई केवाईसी, ऑनलाइन कंप्लेंट, बायोमेट्रिक, इनको देखा जाएगा। पहले कंप्लेंट करने के लिए व्यक्ति को जाना पड़ता था, और जब व्यक्ति जाएगा तो उसका चेहरा भी साथ में जाएगा। ऑनलाइन कंप्लेंट की बात की जा रही है, व्यक्ति को खुद जाना होता था काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन आजकल क्या हो गया है, व्यक्ति की सारी पहचान आधार के माध्यम से लिंक कर दी गई है, तो हमें खुद से नहीं जाना पड़ता, हमारे बिना जाए काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर फेसलेस से ये कहने का मतलब है, जिसके अंतर्गत आधार लिंकेज, ई केवाईसी, ऑनलाइन कंप्लेंट और बायोमेट्रिक को आपको बताने का प्रयत्न किया गया है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर हमें चर्चा करनी है ई गवर्नेंस के बेनिफिट की, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, या ई गवर्नेंस से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनकी चर्चा भी हम एक बार कर लेंगे। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए मेंस में ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी यदि इस प्रकार से प्रश्न बनता है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं ई गवर्नेंस के लाभ से। प्रशासनिक कार्यों में दोस्तों तेजी आ जाएगी, सीधी सी बात है। यदि आपने परिभाषा को बढ़िया तरीके से समझा है तो मुझे उम्मीद है इन बिंदुओं को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। गुणवत्ता में सुधार, जनता के सरकारी आंकड़ों तक पहुंच सुनिश्चित होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी, बीच में कई बार जो घूसखोरी होती थी वो सारी चीज़ें नहीं होंगी किसी भी काम को करवाने के लिए। पब्लिक और सरकार के मध्य पारदर्शी संवाद, व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन होगा दोस्तों, साइबर कैफे और भी जो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डिजिटली उद्योग को या फिर डिजिटली रोजगार को बढ़ावा देती हैं। अब उद्योग कैसे दोस्तों, सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में होंगी, तो इस क्षेत्र से संबंधित इंडस्ट्री भी बढ़ेंगी, स्कैनर भी चाहिए होगा, आई रिकॉग्निशन जो चीज़ें होती हैं, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने होंगे। जब ये सारी चीज़ें बनेंगी तो इस विशेष क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कंपनी के माध्यम से बढ़ेगा, एक चीज़। दूसरा, इंसान अपने खुद की बिजनेस छोटे छोटे खोल सकता है। साइबर कैफ़े, काफ़ी सारे लोग आधार लिंक करते हैं, आधार को फ़ोन नंबर से लिंक करते हैं, आपने देखा होगा। यदि आप अपने आधार को कभी अपडेट कराने गए हों तो उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है चुनौतियों की, कि ई गवर्नेंस के सामने समस्याएं या चुनौतियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती, ग्रामीण क्षेत्र में लाइट ही नहीं होती फुल टाइम, और यहाँ पर तो बिना बिजली के काम चलना नहीं है। इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जो कि ई गवर्नेंस का बेस है। इनके बिना दोस्तों ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा का अभाव है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी असुविधा ई गवर्नेंस के सामने एक चुनौती बन के सामने आती है। डाटा लीक होने की संभावना, यदि आप अपना डाटा डिजिटली कहीं सेव करके रखते हैं या कहीं अपलोड करते हैं किसी साइट पर किसी फॉर्म को फिल करते समय, तो यदि हैकर्स के द्वारा अटैक होता है, डाटा लीक होता है, तो एक यह डर भी सामने आता है ई गवर्नेंस की चुनौतियों के रूप में। साइबर क्राइम का खतरा दोस्तों, ई गवर्नेंस में उपयोगी उपकरण की उच्च कीमत, जो भी उपकरण इसमें उपयोग किए जाते हैं वह काफ़ी महंगे होते हैं, जिससे लोगों को समस्या आती है उनको परचेज करने में। तो एक चुनौती यह भी कि ई गवर्नेंस के जो उपयोगी उपकरण हैं, जैसे कैमरा, स्कैनर, सिस्टम जिससे आप सारा काम करने वाले हैं, फिर चाहे वह टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी हो, इंटरनेट, वाईफाई, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो उनके उपकरण हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो एक बात यहाँ पर ये भी चुनौती के रूप में निकल के सामने आती है। फिर शैक्षणिक पिछड़ापन दोस्तों, एजुकेटेड नहीं है लोग, तो उनको इस प्रकार से काम करने में असहजता होती है, अर्थात लोग इसके प्रति सहज नहीं हैं। जागरूकता की कमी, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले लोगों को ई गवर्नेंस के बारे में जागरूकता प्रदान करनी होगी, तो जागरूकता की कमी भी एक चुनौती बन के सामने आती है, पहले इस चुनौती को दूर करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने चर्चा करी ई गवर्नेंस के सामने क्या चुनौतियां हैं इनके बारे में। फिर बारी आती है ई गवर्नेंस के प्रकार की, टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, जिसके अंतर्गत बात करनी है G2C की, अर्थात गवर्नमेंट टू कस्टमर, G2B अर्थात
गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2E अर्थात गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक, इन 4 प्रकार में हमें ई गवर्नेंस की चर्चा करनी है। इन प्रकार की शुरुआत करने से पहले एक बार हम चर्चा कर लेते हैं समाचार के पन्नों से क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जनवरी 2022 में हैदराबाद में आयोजित किया गया। ध्यान रखें, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ। इस फैक्ट को आप ध्यान रखें। 25वां ई गवर्नेंस सम्मेलन अर्थात 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिहाज से 25वां ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह लेटेस्ट है। ध्यान रखें, 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया गया। ठीक, आपके MPPSC 2022 के लिहाज से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके चारों प्रकार के बारे में ई गवर्नमेंट के। सबसे पहले शुरुआत होगी G2G से अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से। दोस्तों, किसी एक सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना या सेवा के लिए किसी दूसरे सरकारी कार्यालय से संपर्क किया जाता है तो यह सेवा G2G कहलाती है। ठीक, जब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑफिस से संपर्क करता है किसी इन्फॉर्मेशन या किसी सेवा के लिए, सहायता के लिए, तो उसे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्न सरकारी संस्थानों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। पहले डिजिटली नहीं होता था, अब ये चीज़ें डिजिटली हो रही हैं। ठीक, इसके उदाहरण यदि हम देखें तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा खाद्य संबंधी सूचनाओं या खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजना, अर्थात एक डिपार्टमेंट जो कि है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, इस मंत्रालय द्वारा जो भी इनकी खाद्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजी। ठीक, तो ये हो गया G2G का एग्जाम्पल। वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों को वित्तीय सूचना उपलब्ध करवाना, यह भी दोस्तों G2G का एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। आपको सीधा फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं जो कि बेहद आसान प्रश्न होगा यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो। ठीक, और यह जब इंफॉर्मेशन डिजिटली साझा की जाएगी या सेवाएं या सूचनाएं डिजिटली एक दूसरे को प्रदान की जाएंगी और प्राप्त की जाएंगी, तब इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। ठीक, यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर रही है एक दूसरे से। फिर बात आती है समाचार के पन्नों से। दोस्तों, 16वां भारत का डिजिटल शिखर सम्मेलन जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था। ध्यान रखें, जनवरी 2022 में 16वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है। थीम क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ध्यान रखें, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स किसकी थीम है? 16वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन। ठीक, अभी हमने बात करी थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की, अब बारी आती है गवर्नमेंट टू सिटीजन की, G2C। इसको आप ध्यान रखें, इसमें सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। ठीक, इसके माध्यम से देश का कोई भी नागरिक सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक, गवर्नमेंट टू सिटीजन की बात की जा रही है। आप कभी लोक सेवा केंद्र गए होंगे तब आपने इस बात का एहसास ज़रूर किया होगा। ठीक, उदाहरण की यदि हम बात करें तो घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना, IRCTC, इसके माध्यम से टिकट बुक करते हैं हम ट्रेन की। पानी या बिजली का बिल भुगतान करते हैं, जो अलग अलग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होते हैं उनके माध्यम से। आज तक तो उनमें भी दोस्तों ऑप्शंस अलग अलग आने लगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज आदि आदि।
ठीक, तो और सुविधा बढ़ गई है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, गवर्नमेंट टू सिटीजन का एग्जाम्पल हो गया कि जो नागरिक हैं वह गवर्नमेंट से सेवाएं डिजिटली प्राप्त कर पा रहे हैं। पहले बिजली का बिल भरने के लिए बिजली ऑफिस जाना होता था, अब ऐसा नहीं करना होता। ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती हैं। पहले संबंधित विभाग या ऑफिस जाना होता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ता। सूचना का अधिकार दोस्तों, ये सभी गवर्नमेंट टू सिटीजन के उदाहरण हैं। ठीक, फिर वही एक ये डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, गवर्नमेंट और सिटीजन आपस में जुड़ गए वेबसाइट के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी भी डिजिटली माध्यम से। फिर बारी आती है G2B अर्थात गवर्नमेंट टू बिजनेस की। इसमें सरकार और व्यापारियों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है समझने में, बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यदि आपको G2B का, G2C का, G2E का फुल फॉर्म पता है, G2G का फुल फॉर्म पता है, तो आप बड़े ही आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और इनके आंसर को सही कर पाएंगे। जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी उसकी चर्चा हमें आपसे बाद में कर लेनी है, उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं G2B की, गवर्नमेंट टू बिजनेस अर्थात सरकार और जो बिजनेसमैन है अर्थात व्यापारियों के मध्य संपर्क स्थापित करने को हम कहते हैं G2B। ठीक, सरकार द्वारा देश के व्यापारियों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक, इस सुविधा के माध्यम से अब देश का कोई भी व्यवसायी अनेक प्रकार के सरकारी कार्यों को घर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को टैक्स रिटर्न फाइल करना है, GST पंजीयन करवाना है, तो सारी चीज़ें दोस्तों अब ऑनलाइन माध्यम से होने लगी हैं। घर पर बैठकर इंसान इन सब चीज़ों को कर सकता है। ठीक, इसके उदाहरण GST के लिए पंजीयन करवाना, किसी भी प्रकार के व्यापारिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, ये सब काम ऑनलाइन माध्यम से होने लगे हैं, जो कि गवर्नमेंट टू बिजनेस का उदाहरण है। आपसे इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे कि GST के लिए पंजीयन करवाना निम्न में से किसका उदाहरण है? G2B, G2C, G2E, इनमें से कोई नहीं। तब आपको फिर थोड़ा सा सोचना होगा, फिर आंसर करना होगा कि GST के लिए पंजीयन करवाना G2B का उदाहरण है। ठीक, फिर बारी आती है G2E की अर्थात गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। किसके? सरकारी अर्थात सरकारी कर्मचारियों की बात की जा रही है यहां पर। ठीक, इसमें सरकार और उसके कर्मचारियों अर्थात गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। इसमें किसी भी विभाग की जानकारी को पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो सारा ऐप के माध्यम से राजस्व विभाग और कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है। विशेष बात जानने लायक यह है कि G2E में होता क्या है। सरकार और कर्मचारियों के बीच ये संबंध स्थापित करेंगे। किस प्रकार से? यहाँ पर सारा एप्लीकेशन की बात की जा रही है। इसमें क्या है, यह राजस्व विभाग का एप्लीकेशन है और इसमें कर्मचारियों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है G2E के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन अटेंडेंस भी आप देख सकते हैं इसमें सरकारी कर्मचारियों की। ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल्स आप खुद से भी सोच सकते हैं, कोई विशेष बात यहाँ पर नहीं है। ठीक, फिर बारी आती है प्रमुख ई गवर्नेंस से संबंधित एप्लीकेशंस की। तो चलिए इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। आपको ध्यान यह रखना है कि कौन सा एप्लीकेशन किस क्षेत्र से संबंधित है या एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो सबसे पहले बारी आती है समाधान एप्लीकेशन की। समाधान एप्लीकेशन चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक, आप याद कैसे रखेंगे? समस्याओं का समाधान कौन करता है? सरकार करती है। सरकार कैसे बनती है? चुनाव से बनती है। तो जो समाधान एप्लीकेशन है वह किससे संबंधित हो गया? चुनाव आयोग से संबंधित हो गया। ठीक, फिर सारथी या मदद एप्लीकेशन, यह रेलवे से संबंधित है।
फिर सी विजिल एप्लीकेशन, चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज करवाने के लिए सी विजिल एप्लीकेशन बनाई गई है। ध्यान रखें, समाधान एप्लीकेशन चुनाव आयोग से संबंधित है। सारथी या मदद एप्लीकेशन रेलवे से संबंधित है। सी विजिल ऐप चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज करने से संबंधित है। रीयूनाइट मतलब फिर से जोड़ना, मतलब लापता बच्चों का पता लगाना, उनको अपने घर से जोड़ देना। आप इस तरीके से याद करें, रीयूनाइट मतलब बच्चों को यूनाइट कर देना, बच्चों को फिर से घर पे जोड़ देना। ठीक, रीयूनाइट एप्लीकेशन लापता बच्चों का पता लगाने के लिए। फिर बारी आती है उत्तम ऐप की। उत्तम ऐप मानव विकास मंत्रालय से संबंधित है। कैसे याद करोगे? यदि मानव का विकास बढ़िया होगा तो यह बहुत उत्तम बात होगी। आप किसी भी प्रकार से रिलेट करें, मैंने इनको पहले से रिलेट करके नहीं रखा है, मुझे जो समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो उत्तम ऐप किससे संबंधित है? मानव के विकास से संबंधित है, क्योंकि मानव का विकास बढ़िया होगा तभी देश का विकास भी बढ़िया होगा और सारी चीज़ें उत्तम गुणवत्ता की होंगी, मतलब बढ़िया क्वालिटी की होंगी। ठीक, उत्तम ऐप है मानव विकास मंत्रालय से संबंधित। रीयूनाइट ऐप है लापता बच्चों का पता लगाने से संबंधित। सी विजिल ऐप है चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज करने से संबंधित। सारथी या मदद ऐप है रेलवे से संबंधित। समाधान ऐप है चुनाव आयोग से संबंधित। फिर बारी आती है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। इसके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल संबंधी है, आपने उपयोग भी किया होगा। ध्यान रखें, जो आरोग्य सेतु ऐप है किससे संबंधित है? कोरोना वैक्सीन से, शेड्यूल से संबंधित है, या कोरोना वैक्सीन की शेड्यूलिंग से संबंधित है। फिर बारी आती है जन धन दर्शक ऐप, बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने से संबंधित है। जन धन मतलब जनता का धन कहाँ जमा होता है? बैंक में जमा होता है। तो जन धन दर्शक ऐप का उद्देश्य क्या है या क्षेत्र क्या है? बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाना। जन धन दर्शक ऐप, जनता के धन को बैंक में रखते हैं, तो जो जन धन दर्शक ऐप बना उसका उद्देश्य क्या निकला? बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाना। अब सचेत ऐप दोस्तों क्यों है? कि जो हमारे बैंकिंग यूज़र हैं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो पाए, तो बैंक में धोखाधड़ी रोकने हैं तो सचेत ऐप। आप याद कैसे करेंगे? आप जनधन ऐप को और सचेत ऐप को एक साथ देखना। तो जनधन ऐप क्यों होगा? पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इसको सुन के, जनता का धन कहाँ? बैंक में होता है, तो उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। फिर सचेत क्यों? बैंकिंग धोखाधड़ी ना होने पाए इसलिए सचेत एप्लीकेशन है। फिर बारी आती है आरंभ ऐप की। दोस्तों, जब भी आप कहीं जाना चाहते हैं या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कहाँ करते हैं? कदम आप सड़क पर ही रखेंगे। तो सड़क सुरक्षा हेतु आरंभ ऐप, क्योंकि हर यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? माध्यम क्या होता है? सड़क। आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं जा सकते, पहले आप सड़क का सहारा लेंगे, क्योंकि आपके घर के सामने से पटरी नहीं निकलती, थोड़ी बहुत सड़क तो आपको चलनी ही होगी। यदि आप एयरपोर्ट जाना चाहेंगे तब भी आपके घर के जस्ट सामने ही हवाई अड्डा तो होगा नहीं, आपको सड़क से ही जाना पड़ेगा। तो कुछ भी यात्रा शुरू करने से पहले आरंभ ऐप आप ऐसा याद रखें, सड़क सुरक्षा हेतु है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर बारी आती है सागर वाणी ऐप। नाम से समझ में आ रहा है, सागर मतलब समुद्र, तो सागरीय आपातकालीन चेतावनी हेतु। सागर वाणी मतलब आपसे बोला जा रहा है, मतलब सागरीय आपातकालीन चेतावनी के लिए, आपको बताने के लिए भाई इमरजेंसी आ चुकी है ना। फिर बारी आती है ई पाठशाला ऐप। दोस्तों, इस पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है पूरा, किस प्रकार से आपको इस ई पाठशाला एप्लीकेशन को यूज़ करना है। काफ़ी यूज़फुल ऐप है, जो भी एनसीईआरटी इसको पढ़ना चाहता है। ई पाठशाला एप्लीकेशन एनसीईआरटी किताबों के लिए है। ठीक, फिर बारी आती है मेघदूत एप्लीकेशन की। मेघ मतलब बादल, तो बादल रिलेटेड है दोस्तों किससे? मौसम से। तो मेघदूत ऐप किस लिए हुआ? मौसम संबंधी पूर्व अनुमानों के लिए हुआ। फिर ई साथी ऐप पुलिस सहायता से संबंधित है। आप बाहर अपने साथियों के साथ सुरक्षित कब घूम पाओगे? जब पुलिस आपकी सहायता करेगी। पुलिस
लड़ाई झगड़ों को कम करेगी, पुलिस वातावरण को साफ स्वच्छ सुरक्षित रखेगी। ठीक, तो ई साथी ऐप हो गया पुलिस सहायता से संबंधित। मैंने आपको बताया था सारथी ऐप। सारथी ऐप किससे संबंधित है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। फिर बारी आती है बाई ब्रेक ऐप की। दोस्तों, रोज़ाना काम और दिनचर्या के साथ तालमेल बनाते हुए तनाव कम करने के लिए बाई ब्रेक ऐप। जब पढ़ते पढ़ते काम करते करते बहुत स्ट्रेस होने लगता है तो हम क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक क्यों लिया, ताकि तनाव कम हो जाए। तो बाई ब्रेक ऐप क्यों है, काम करते करते तनाव आ गया, थक गए, तो उसको कम करने के लिए बाई ब्रेक ऐप। आपको चीज़ों को रिलेट करना है ताकि आपकी जर्नी आसान हो। आपको अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को मुश्किल नहीं बनाना है, ताकि सिलेक्शन भी जल्दी हो। ठीक, फिर बारी आती है उमंग एप्लीकेशन की। उमंग ऐप सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने हेतु। उमंग मतलब उत्साह है दोस्तों। जब सरकारी सेवाएं नागरिकों तक पहुंचेंगी तो नागरिकों में उत्साह आएगा, सरकार के प्रति उत्साह की भावना रहेगी, सरकार की एक अच्छी छवि जनता के सामने आएगी। तो उमंग ऐप दोस्तों सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए। फिर गर्व ऐप ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण की निगरानी के लिए। यहां पर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, गर्व ऐप जो है ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण की निगरानी के लिए। दोस्तों, इसका भी समाधान मैंने आपके लिए खोज लिया। गर्व ऐप दो शब्दों से बना, दो अक्षरों से बना है, सॉरी, एक गा और दूसरा वा। आधा रा है, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें सिर्फ गा और वा देखते हैं। तो गा से हो गया ग्रामीण और वा से हो गया विद्युतीकरण। तो गर्व जो ऐप है ग्रामीण विद्युतीकरण की निगरानी से संबंधित है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, यदि ऐसा है तो ज़रूर बताएं। ठीक, मेरा पूरा प्रयास है कि आपके लिए जो एप्लीकेशन है और उनकी क्या उद्देश्य है सीधे यहीं पर याद हो जाएं। फिर हम बात करेंगे आगे पोर्टल्स की, अगले वीडियो में हम उनकी चर्चा कर लेंगे। ठीक, फिर बात करते हैं दर्पण एप्लीकेशन की। दर्पण एप्लीकेशन डाक बीमा हेतु है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमुख ई गवर्नेंस पोर्टल की। तो तब तक आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारा सपोर्ट लगातार करते रहना है। वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का अधिकतम लाभ ले पाएँ। हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और एक बात और दोस्तों, PDF की फैसिलिटी हम आपको उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। जब हम आपके लिए अलग से नोट्स बनाएंगे, फिर चाहे वो हैंड रिटन फॉर्म में हो या PPT के फॉर्म में हो, उनके PDF आपको ज़रूर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों ज़रूर जुड़ जाएं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक बात और, काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर आप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सारी सीरीज़ है उसको, जो यूनिट 10 की सीरीज़ है उसको, और जो ये सीरीज़ चल रही यूनिट 9 की, इसको आप मर्ज कर दीजिए, एक मास्टर वीडियो इनका बना दें, या कहें कि मैराथन वीडियो में इनको एक तब्दील कर दीजिए। तो दोस्तों वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारे वीडियोस अब मेरे पास नहीं हैं। मैं वीडियोस को बनाता हूँ, 2 4 5 वीडियो का बैकअप मेरे पास होता है, उसके बाद मैं उन वीडियोस को हटा देता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पर स्पेस की समस्या आने लगती है जिस डिवाइस में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इन सीरीज़ में जो हो चुकी है और ये चल रही है, यहाँ पर आपके लिए ऐसी कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हम लोग मैराथन में करते क्या है, सारे वीडियो को लेके जोड़ देते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनमें भी होती हैं कि हेलो दोस्तों हर बार बोलना, आपका अभिवादन करना, फिर टाटा बाय बाय करना, वो हर वीडियोस में होता है। तो चाहे आप मैराथन देख लें या किसी प्लेलिस्ट को शुरू कर लें, बात एक ही हुई। इवन प्लेलिस्ट में आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, यदि मैंने मान लो मैराथन बनाई 10 घंटे की और आप 7 घंटे कुछ मिनट पर रुक गए, तो आपको खोजना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया आपने तो। लेकिन प्लेलिस्ट में क्या होगा आप समझ जाएंगे, मैं वीडियो क्रमांक 35 पर बाहर चला गया था, मुझे 35 से देखना है, या 36 से देखना है, 38 से देखना है, 22 से देखना है। तो प्लेलिस्ट में आपको फ़ायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं है। तो फिलहाल जितने भी कंटेंट अपलोड हो चुका है, जितनी भी सीरीज़ बन चुकी हैं, वहाँ पर आपके लिए मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, आपको प्लेलिस्ट को ही रेफ़र करना होगा। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर ही
बिल्कुल सेम आपको चीज़ें लगेगी, ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आएगा, तो आप प्लेलिस्ट रेफ़र करें। बस तो यही बात आपसे कहनी थी, और लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।